दोस्तों, हमारी ये कहानी शादी एक इश्क की शुरुआत का 7वां भाग है। पिछले भाग में हमने देखा था कि प्रीशा ने अपने दम पर अपने पापा का सपना सच किया था और आज उसका अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर प्रशांत मेहरा के भी ऑफिस पर अपना अधिकार हो गया था। तो चलिए, जब प्रशांत मेहरा को अब पता चलेगा तो क्या होगा आगे, देखते हैं। प्रीशा को सामने देखकर यकीन नहीं हुआ उन्हें। उसकी बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा उन्हें। सामने प्रीशा खड़ी थी, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहने। प्रीशा के चेहरे से रौब झलक रहा था। लहजा उसका जितना शांत था, चेहरा उतना ही आक्रोश से भरा हुआ था। उसे देखकर एक बार फिर प्रशांत का दिल भी डर गया। उसे खुद के सारे कर्मकांड याद आ गए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम हमारी कंपनी की नई ओनर, लगता है खुशफहमी होने लगी है अब तुम्हें, सोनिया खिसियाते हुए बोली। ओह सॉरी, तुम्हारी कंपनी नहीं मेरी कंपनी, क्योंकि इस कंपनी के 65% शेयर्स तुमने मेरे नाम कर दिए हैं। प्रीशा जेब में हाथ डालते हुए बोली। क्या बकवास है ये? हमने अपने शेयर्स तुम्हारे नहीं, मिस्टर आहूजा के नाम किए हैं। इस बार प्रशांत गुस्से में बोला। और मिस्टर आहूजा ने वो शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं, प्रीशा कुटिल मुस्कान के साथ बोली। यस मिस्टर एंड मिसेज मेहरा, मैंने अपने हिस्से के शेयर्स मिस प्रीशा के नाम कर दिए हैं। मिस्टर आहूजा आगे आकर शांति से बोले। प्रशांत और सोनिया को तो झटके पर झटके मिल रहे थे। उन्हें एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने वही सुना जो मिस्टर आहूजा ने कहा। प्रीशा उनके चेहरे के उड़ते हुए रंग को देख रही थी। क्या हुआ मिस्टर मेहरा, यकीन नहीं हो रहा? 1 मिनट, अभी यकीन दिलाती हूँ आपको। ये लीजिए ये रहे पेपर्स, जिसमें साफ लिखा है कि इस कंपनी के आधे से ज़्यादा मतलब 65% शेयर्स मेरे हैं। प्रीशा ने प्रशांत को पेपर्स दिखाते हुए कहा। प्रशांत हक्का बक्का खड़ा था। प्रीशा जबरदस्ती उसके हाथों में पेपर दे देती है। देखिए देखिए और अपनी वाइफ को भी बताइए कि मैं सच कह रही हूँ। इस कंपनी की नई ओनर हूँ मैं, प्रीशा शर्मा। मिस्टर आहूजा, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? प्रशांत ने मिस्टर आहूजा की कॉलर पकड़कर कहा। मिस्टर आहूजा प्रशांत को धक्का देकर हटा देते हैं। ये धोखा नहीं है, बिजनेस है मिस्टर मेहरा। मुझे जिसमें फ़ायदा दिखा मैंने वो किया। जिसने खुद धोखा दिया हो उसके मुंह से ऐसी बात नहीं जचती है, प्रीशा ने प्रशांत की आंखों में देखकर कहा। बहुत हुआ तमाशा, ये मैनर्स है आपके नए बॉस का वेलकम ऐसे करते हैं? केबिन कहाँ है? मुझे मेरा केबिन दिखाइए, प्रीशा आगे बढ़कर रौब से बोली। प्रशांत का मैनेजर आगे आकर प्रीशा को केबिन दिखाता है। सारा स्टाफ खड़ा होकर उनका वेलकम करता है। सोनिया को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वो प्रशांत को गुस्से में देखकर वहां से अपने केबिन में चला जाता है। प्रशांत तो बौखला गया था कि आखिर हुआ कैसे। प्रीशा अपने केबिन में आकर चारों तरफ देखती है, फिर अपने केबिन से बाहर निकलकर प्रशांत के केबिन में आ जाती है। प्रशांत परेशान सा चेयर पर बैठा था। उसे किसी के आने की आहट होती है। वो सिर उठाकर देखता है। क्या हुआ मिस्टर मेहरा, बड़े परेशान लग रहे हैं। यही सोच रहे हैं ना कि कैसे हुआ ये सब, क्योंकि आपने शेयर्स तो मिस्टर आहूजा को दिए थे। प्रीशा सामने चेयर पर बैठकर बोली। प्रशांत कुछ नहीं बोला। चलो मैं ही बता देती हूँ। बहुत बड़ा धक्का लगा है आपको, बोलने का दिल नहीं करता होगा। प्रीशा टेबल पर झुककर बोली। मिस्टर आहूजा को मैंने ही बोला था यहाँ के शेयर्स खरीदने को। प्रीशा वैसे ही झुके हुए बोली। प्रशांत चेयर से उठ खड़ा होता है। क्या हुआ? शौक लगाना? कैसे बिजनेसमैन हो तुम? अपने पार्टनर को खबर नहीं करते? तुमने ये तक पता नहीं किया कि मिस्टर आहूजा की कंपनी खुद कर्ज में डूबी हुई है? प्रीशा पेपर वेट घुमाते हुए बोली। इसका मतलब सब कुछ तुमने किया? मिस्टर आहूजा का खुद सामने आना, शेयर्स खरीदना, ये सब उन्होंने तुम्हारे कहने पर किया? प्रशांत असमंजस भाव से बोला। हाँ, सब सही जा रहे हो तुम। मिस्टर आहूजा को मैंने ही बोला था ये सब करने को। जितने पैसे उन्होंने दिए हैं ना, उससे डबल पैसे मैंने दिए हैं उन्हें। प्रीशा अब प्रशांत के करीब आई और उनको चेयर को धक्का देकर हटा दिया। तुम्हें लगा था प्रशांत मेहरा, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें सुकून मिलेगा। मेरे रहते तुम्हें कभी सुकून नसीब नहीं होगा। आज तो ये ऑफिस लगभग मेरा हो गया। बस कुछ दिन और तुम्हें सड़क पर ला दूंगी मैं। तुम्हारे सिर से छत छीन लूंगी। जब कर्जदार तुमसे पैसे मांगेंगे और तुम्हारा घर नीलाम होगा
वो मंजर भी मैं अपनी इन आँखों से देखूँगी और तुम भी देखोगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हारे किए का गिनकर नहीं, बिना गिने बेहिसाब बदला लूँगी मैं। बोलते वक़्त प्रीशा का चेहरा सख्त हो गया और आँखें गुस्से में लाल हो गई। तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। ये कंपनी तुमने ले ली तो क्या मैं घर नीलाम नहीं होने दूँगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा प्रीशा। प्रशांत गुस्से से बोला। कितने अनजान हो तुम। मैं सपने सिर्फ देखती नहीं, उन्हें पूरा करने की ताकत रखती हूँ, और तुम्हारी बर्बादी देखना यही तो एकमात्र जीने की वजह है मेरी। और तुम कहीं मिस्टर आहूजा के पैसों की वजह से तो इतना नहीं उछल रहे हो ना। पहले एक बार अच्छे से चेक तो कर लो वो असली भी है या नहीं, फिर उड़ना। प्रीशा ने प्रशांत के चारों तरफ घूमते हुए कहा। प्रीशा की बात सुनकर प्रशांत के चेहरे का रंग उठ गया। ये क्या बक रही हो, पैसे असली नहीं से क्या मतलब है। प्रशांत भड़कते हुए बोला। अरे भड़क क्यों रहे हो, जाकर खुद देख लो ना, तसल्ली मिल जाएगी। मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। इतना कहकर प्रीशा बाहर निकल जाती है। शर्मा हाउस। आद्या जी बहुत देर से प्रीशा को कॉल लगा रही थी, लेकिन प्रीशा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उन्हें सामने से दक्ष आता हुआ दिखाई दिया। दक्ष, तुम तो प्रीशा के साथ उसके ऑफिस गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए। आद्या जी दक्ष को रोककर पूछती है। वो आंटी जी, उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए वो चली गई। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही है। दक्ष उन्हें परेशान देखकर बोला। वो बेटा, आन्या के कॉलेज से फोन आया था, उसके साथ किसी ने कॉलेज में बदतमीजी कर दी है। आन्या ने गुस्से में उसके हाथ तोड़ दिए हैं। शशांक भी यहाँ नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्रीशा भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। आद्या जी अपनी परेशानी दक्ष को बता दी। ऊपर से आ रहे आर्यन ने ये सुना तो उसे और गुस्सा आ गया। क्यों नहीं पता था उसे। वो जल्दी से दक्ष के पास गया। आंटी जी से कॉलेज का नाम पूछकर दक्ष के साथ कॉलेज के लिए निकल गया। वो दोनों कॉलेज पहुंचे और वहां के स्टूडेंट से पूछकर प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच गए। आन्या वहां पर पहले से मौजूद थी। वो दक्ष और आर्यन को देखकर पहले चौंकी, लेकिन दक्ष ने आंखों से ही उसे सब कुछ सही होने का इशारा किया। कहिए क्या प्रॉब्लम है, क्या किया मिस आन्या ने, दक्ष शालीनता से बोला। उन्होंने एक लड़के के हाथ तोड़ दिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इनसे टाइम पूछा था। प्रिंसिपल ने आन्या की तरफ देखकर कहा। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि सिर्फ टाइम पूछने पर किसी का हाथ तोड़ दे, खासकर जब सामने लड़की हो और पूछने वाला लड़का हो। आर्यन गुस्से में बोला। आप लोग जानते भी हैं किसको हार्म किया है मिस आन्या ने। प्रशांत मेहरा के छोटे भाई को चोट दी है इस लड़की ने। मशहूर बिजनेसमैन है वो यहाँ के, और इस कॉलेज के ट्रस्टी भी। अगर उन्हें पता चला ना तो हालत खराब कर देगी मेरी और इस लड़की की भी, प्रिंसिपल ने डराने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर आर्यन और दक्ष ने एक बार आन्या की तरफ देखा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसने लगे। उन्हें ऐसा करता देखकर प्रिंसिपल हैरान हो गया। ये क्या हरकत है। मैं आपको सबको चेतावनी दे रहा हूँ, आप सब हंस रहे हैं, और तुम आन्या, ये एक बेहूदगी है। प्रिंसिपल ने उन्हें डांटते हुए कहा। सॉरी सर, आप तो ये जानते हैं कि वो लड़का किसका भाई है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। दक्ष ने एक बार आने और फिर प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा। मतलब क्या है आपका। प्रिंसिपल ने असमंजस से पूछा। मतलब ये कि शायद आप न्यूज नहीं देखते हैं, अगर देखते तो पता होता कि आन्या शर्मा कौन है। इस बार आर्यन ने जवाब दिया। प्रिंसिपल अब बौखला गया। मिस आन्या यहाँ की टॉप बिजनेसमैन प्रीशा शर्मा की बहन है, दक्ष खड़े होते हुए बोला। ये सुनकर प्रिंसिपल अपनी चेयर से खड़ा हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप। क्यों, क्या हुआ, खड़े क्यों हो गए। बुलाइए उस लड़के को, हम भी देखें कि आखिर सही कौन है गलत कौन है। सिर्फ इसीलिए कि वो अमीर घर का है आपने आन्या की बात नहीं सुनी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आन्या शर्मा प्रीशा शर्मा की बहन है। आइंदा से ख्याल रहे कि सिर्फ दौलत देखकर किसी को जज नहीं करे आप, समझे प्रिंसिपल सर। इतना सब आर्यन ने कहा और आन्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। दक्ष ने भी प्रिंसिपल को चेतावनी दी और बाहर आ गया। आन्या ने उन दोनों को थैंक यू कहा। तुमने प्रिंसिपल को अपना सही परिचय क्यों नहीं दिया, दक्ष ने पूछा। वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दीदी इन सब झमेलों में पड़े। वैसे भी दीदी के नाम का इस्तेमाल तभी करती जहाँ जरूरत होती, मुझे यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं महसूस हुई, आन्या ने जवाब दिया। वो सब छोड़ो, बताओ हुआ क्या था। तुमने हाथ ही तोड़ दिए बंदे के, आर्यन ने आन्या को देखते हुए सवाल किया। वो लड़का मुझे देखकर हमेशा कमेंट करता था आते जाते। मैंने इग्नोर किया कि छोड़ो, इन सब की फितरत ही यही है। लेकिन आज
इसने बीच कैंपस में मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले तो मैंने उसे हाथ छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने मेरी न सुनी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। अब मुझे क्या पता था कि इसकी हड्डियां इतनी कमज़ोर होगी कि टूट ही जाएगी। आन्या ने आराम से सारी बातें बता दी। दक्ष और आर्यन को हैरानी हुई कि ये पतली दुबली लड़की ऐसा भी कर सकती है। दक्ष ने उसका मन टटोलने के लिए पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि आगे उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो, या फिर तुम रेस्टिकेट हो जाती कॉलेज से तो? डर किस बात का लगेगा, मैं गलत नहीं थी। अगर बात इतनी बढ़ती तो दीदी है ना, वो संभाल लेती। वैसे भी दीदी ने ही मुझे सिखाया है कि किसी भी राह चलते को हमें छूने की इजाज़त नहीं। ऐसे सीख दो कि ऐसे लोगों को वो समझ आए कि लड़कियां कमज़ोर नहीं और किसी की प्रॉपर्टी नहीं। हम लड़की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी बदतमीजी करने का परमिट मिल चुका है। मैंने जो उसे सबक सिखाया है, आगे से किसी लड़की को छेड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। आन्या ने बहुत ही कॉन्फिडेंट से कहा। आर्यन उसके इस बात से बहुत इम्प्रेस हुआ। ये ऐसी भी होगी नहीं सोचा था। दोनों उसे अपने साथ ले गए, जहां आद्या जी उनका इंतजार कर रही थी। इधर प्रशांत प्रीशा की बात सुनकर भागता हुआ घर गया। उसने उन पैसों को देखा जो मिस्टर आहूजा ने उसे दिए थे। बैग खोलकर जब उसने नोटों को अच्छे से देखा तो उसके होश ही उड़ गए। सिर्फ ऊपर के नोट असली थे, बाकी अंदर के सारे नोट नकली थे। वो सर पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में सोनिया भी वहां आ गई। उसने जब उसे ऐसे बैठे देखा तो पास आ गई। उसे लगा शायद ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो परेशान है, लेकिन जब प्रशांत ने उसे असल वजह बताई तो उसके भी होश उड़ गए। एक पल को वो शांत रही, लेकिन अगले ही पल उसने प्रशांत की कॉलर पकड़ ली। प्रशांत हक्का बक्का रह गया। ये क्या कर रही हो बेबी, छोड़ो मुझे। प्रशांत ने खुद को छुड़ाते हुए बोला। सच सच बताओ प्रशांत, क्या बात है? ये वही लड़की है ना जो 3 साल पहले आई थी हमारे यहाँ? अगर वो लड़की झूठी थी और तुम सच्चे हो तो वो ये सब क्यों कर रही है? उसके इरादों से यही लग रहा है कि वो दुश्मनी निभा रही है। सच बताओ मुझे, सोनिया ने चिल्लाते हुए कहा। बेबी, वो लड़की झूठी थी। वो सिर्फ मुझसे बदला ले रही है। मैंने उसका पर्दाफाश किया था। इस चीज से बौखलाई हुई है। प्रशांत ने अपनी बातों में चाशनी लपेटते हुए कहा। बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये ऐसा क्यों कर रही है? उसकी वजह यही है और कुछ नहीं। यकीन करो मेरा। उसकी बात सुनकर सोनिया उसका कॉलर छोड़ देती है। अगर ये बात है तो हमें मिस्टर आहूजा से मिलना चाहिए। अगर कल तक हमें पैसे नहीं मिले तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है इस घर की नीलामी, जो नहीं होना चाहिए था। नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। प्रशांत। सोनिया इधर उधर चक्कर काटते हुए बोली। तुम परेशान ना हो डार्लिंग, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उस लड़की को उसने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। प्रशांत ने आक्रोश में भरकर कहा। प्रीशा अरोड़ा ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस आ जाती है। उसके केबिन में जाते ही चरण जी अंदर आते हैं। मैंने जैसा बोला था आपने वैसा कर दिया ना अंकल? प्रीशा आंखें बंद किए हुए बोली। यस मैम, काम हो गया। सारे कर्जदार तक ये न्यूज़ पहुंच गई है कि प्रशांत मेरा पैसे जुटाने में सक्षम नहीं है। अब एक ही ऑप्शन है, वो है नीलामी। चरण जी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, आप यहाँ संभाल लीजिएगा। इतना कहकर प्रीशा वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। आन्या घर पहुंचने के बाद आद्या जी की परेशानी देख उन्हें सब कुछ बता देती है। उन्हें टेंशन फ्री रहने का कहकर अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे तक जाती है, उन्हें आर्यन की आवाज़ सुनाई देती है। ओ हेलो मिस लड़ाकू, इधर सुनो। आन्या पलटकर उसे देखती है, ऐसे घूरती है जैसे उसे खा जाएगी। अरे बाप रे, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सही तो नाम रखा है मैंने तुम्हारा। आज के इंसिडेंट के बाद ये नाम तो और भी शूट करेगा तुम पर। आर्यन उसे चिढ़ाते हुए बोला। यूँ सड़े हुए टमाटर क्यों तंग कर रहे हो मुझे? अगर आगे से तुमने मुझे इस नाम से पुकारा था, सिर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। आन्या से दांत पीसते हुए कहा। अरे मैं तो डर गया। हाँ हाँ, तुम मानो या ना मानो, ये नाम तुम पर बहुत शूट करता है। देखो अभी भी लड़ने को तैयार हो। आर्यन हंसते हुए बोला। एक बार बस ये दीदी के बर्थडे की प्लानिंग खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। आन्या चिढ़ते हुए कहती है और पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्यन बेचारा उसके कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है। तुम परेशान अच्छी नहीं लगती मिस लड़ाकू, तुम ऐसे ही लड़ते हुए अच्छी लगती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उकसा कर तुम्हारा ध्यान भटका दिया। वो वहां से अपने कमरे में चला जाता। इधर प्रियू भी बोर हो रही। आई तो घूमने के लिए थी, लेकिन कल इतना कुछ होने के बाद आज कोई कहीं नहीं गया। जब उसका दिल नहीं लगा तो वो अकेले ही मार्केट निकल गई। वैसे भी लड़कियों का दिल नहीं लगे तो बस शॉपिंग करा दो, उनका तो मूड बिल्कुल पल भर में ठीक हो जाता है, जैसा मेरा भी हो जाता है।
दीपक भी आर्यन के साथ इधर-उधर कर रहा था। सबने कल का प्लान बनाया था घूमने का, इसीलिए आज का दिन काटना था उन्हें। इधर प्रशांत बेचारा मिस्टर आहूजा को बार-बार कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। प्रिया घर आई और सबके साथ लंच किया। सुबह से शाम हो गई, रात भी हो गई, लेकिन प्रशांत मेहरा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। देखते ही देखते 2 दिन भी खत्म हो गए। प्रशांत मेहरा ने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन कहीं से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। प्रशांत ने पुलिस से भी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने पहले ही उन सब का मुंह बंद कर दिया था। ये सब उसने प्रशांत मेहरा से ही तो सीखा था कि कैसे पेशे के दम पर किसी को भी खरीदा जा सकता है। फर्क बस इतना था कि प्रिया किसी को उसके किए गए जुर्म की सजा देने के लिए कर रही थी, जो उसे कानून और समाज न दे सका। गलती न होते हुए भी प्रिया सबकी नज़रों में गलत थी। दूसरे दिन घर की नीलामी का भी नोटिस आ गया। बैंक वाले कर्जदारों ने और मोहलत देने के अब पक्ष में नहीं थे। ये शब्द देखकर प्रशांत और सोनिया के तो दोनों के होश उड़ गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन नीलामी थी, और संयोग से आज प्रिया का जन्मदिन भी था। आज मेहरा मेंशन की नीलामी थी। प्रशांत और सोनिया ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ न हो सका। सुबह से ही मीडिया वाले उनके घर पर कवरेज बनाए हुए थे। घर का एक एक सामान बाहर निकाला जा रहा था, उन पर प्राइस टैग लगाया जा रहा था। दोपहर होते होते नीलामी शुरू हो गई। इधर प्रिया ने सुबह से ही खुद को कमरे में लॉक कर लिया था। आज का दिन उसके लिए बहुत भारी था। पिछले 3 सालों में प्रिया ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, ना ही इस दिन किसी से मिलती थी। आज मेहरा मेंशन की नीलामी ने प्रिया से अपनी तरफ से रोहित को भेज दिया था बोली लगाने को। घर वालों को अच्छा मौका मिल गया उसके बर्थडे की तैयारी करने के लिए। आद्या जी का भी मन डर भी रही थी कि कहीं प्रिया को खुश करने के चक्कर में वो उसका दिल न दुखा दे। आन्या खुद जाकर अर्चना जी को भी ले आई थी। आज पूरे 3 साल बाद अर्चना जी, आद्या जी और बाकी परिवार वालों से मिली। उन सब की आंखें एक दूसरे को देखकर नम हो गई। आर्यन का प्लान था कि वो बुक किए हुए रेस्टोरेंट में किसी भी बहाने से प्रिया को बुलाएंगे और फिर सरप्राइज देंगे। आन्या भी इस प्लान में शामिल हो गई। जब शशांक को ये बात पता चली तो वो उन सब पर बहुत नाराज हुआ। आप सबको दीदी से पूछे बिना नहीं अरेंज करना चाहिए था ये सब। और माँ, आप सब तो जानती है ना, फिर भी कैसे इन लोगों का साथ दे सकती है। उसने आद्या जी की तरफ देखकर कहा। बेटा, वो आद्या जी बात पूरी नहीं कर पाई कि दक्ष बीच में ही बोल पड़ा। ये सब हमारा प्लान है दक्ष। दक्ष ने सामने आकर कहा। आपका प्लान? क्यों कर रहे हैं ये सब? आप सब कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं तो मेहमान जैसे रहिए ना। ये सब करने की क्या जरूरत है? आप कुछ नहीं जानती हैं, इसीलिए दूर रहिए इन सब से। मेरी दीदी के दर्द को और मत बढ़ाइए। शशांक ने गुस्से से कहा। देखो शशांक, मैं जानता हूँ कि तुम्हें परवाह है अपनी बहन की, लेकिन मेरी भी कुछ लगती है वो, और मैं उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। एक दोस्त होने के नाते उसकी खुशियां मैं उसे दूंगा। दक्ष ने भी शांति से जवाब दिया। शशांक ने कुछ नहीं कहा, बस आद्या जी की तरफ लाचारी से देखा। वो कह रहा हो, मत करो ये सब, दीदी को तकलीफ होगी। दक्ष, अपनी बहन से नहीं मिलोगे? माहौल को खराब होता देखकर अर्चना जी सामने आकर बोली। शशांक आवाज की तरफ पलटा। सामने अर्चना जी को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो भागकर उसके गले लग गया। अर्चू दी। अर्चना की भी आंखें नम हो गई। उसने शशांक के सिर को सहलाया। दी, आप यहाँ कैसे और कब आई? मैं बता नहीं सकता आपको यहाँ देखकर कितना खुश हूँ मैं। बहुत मिस करता था मैं आपको। शशांक उससे अलग होकर बोला। अर्चना ने उसे सोफे पर बिठाया और बोली, मैं भी तुम सबको बहुत मिस करती थी, लेकिन क्या करती, तुम सबका पता नहीं था मेरे पास। एक शहर में रहते हुए भी हमें मिले सालों हो गए। वो तो आज सुबह आन्या मुझे लेने आई। हाँ भैया, मैं गई थी इन्हें लेने। भैया, कब तक दीदी खुद को यूँ कोसेगी? बाबा को जाना था, चले गए, लेकिन दीदी ने तो खुद को ही बदल लिया है। एक बार हमारी खातिर हमारा साथ दे दो भैया। अगर कोशिश कामयाब हुई तो हम फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आन्या शशांक के बगल में बैठती हुई बोली। शशांक ने एक बार सबका चेहरा देखा, फिर मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। सभी मुस्कुरा उठे। फिर क्या था, सब अपने अपने प्लान पर फोकस करने लगे। आर्यन और आन्या तो काम कर रहे थे, बहस ज्यादा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख आद्या जी अपना सिर पीट लिया। वही शशांक और प्रियांशी का अलग सामना भी हो रहा था। प्रियांशी उन्हें इग्नोर करके निकली जा रही थी। शशांक को एहसास हो चुका था कि उस दिन पार्क में उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। उसने सोच लिया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो पार्टी खत्म होते ही वो प्रियांशी से बात करके माफी मांग लेगा।
इधर मेरा मेंशन की नीलामी शुरू हो गई थी। शुरुआती कीमत 50 करोड़ की थी। नीलामी शुरू हो गई। बोलियां लगने लगी। 55 करोड़ पहली बोली लगी, 60 करोड़ दूसरी बोली, 62 करोड़ तीसरी बोली। ऐसे ही करते हुए कितनी बोली लगी और 150 करोड़ पर आकर बोली रुक गई। हर उठती आवाज के साथ अंदर बैठे प्रशांत और सोनिया बेचैन हो रहे थे। सोनिया उदास थी कि उसके डैड की निशानी ये घर बहुत मेहनत से उसके पापा ने ये मुकाम पाया था, वो इसे नहीं बचा पाई। प्रशांत इसलिए बेचैन था कि उसके सर पर से छत छीन जाएगी, उसका रुतबा, ओहदा सब कुछ छिन जाएगा। नीलामी अपने आखिरी चरण पर थी। 150 करोड़ एक, 150 करोड़ दो, 150 करोड़। इससे पहले अनाउंसर कुछ कहता एक बोली और गूंजी 200 करोड़। सभी मुड़कर उस आवाज की तरफ देखने लगे। पीछे रोहित खड़ा था जिसने प्रीशा के कहने पर सबसे आखिरी में ये बोली लगाई। सभी में बातें होने लगी कि ये कीमत तो बंगले के लिए बहुत ज्यादा है। अनाउंसर ने आवाज लगाई 200 करोड़ एक, 200 करोड़ दो और 200 करोड़ तीन। इसके साथ ही नीलामी पूरी हो गई। अंदर बैठा प्रशांत ये सब कुछ सुन रहा था। सोनिया भी खामोश से कमरे में बैठी हुई थी। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जब उसने गरीबों को दुत्कारा था। और भी कुछ प्रशांत को अपनी हार से बौखलाया हुआ था। दक्ष ने कॉल करके प्रीशा को ये न्यूज दी। प्रीशा तो पहले ही न्यूज पर सब कुछ लाइव देख रही थी। वो बेड से उठ खड़ी हुई। आज ही के दिन मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था तुमने। मेरी दुनिया तबाह हुई थी। आज ही के दिन मैंने तुम्हारी इज्जत तुमसे छीन ली। संयोग ही सही, लेकिन आज जो भी हुआ बहुत सही हुआ। इस दिन का कब से इंतजार था मुझे प्रशांत मेहरा। अब भटकोगे तुम जैसे मैं भटकी थी। अभी एक दाव और बाकी है, फिर तुम कहीं नजरें उठाकर चल नहीं सकोगे। मेरी गलती न होते हुए भी मुझे सजा मिली, तुम अपनी दुनिया में खुश थे। अब सबसे आखिरी सजा के लिए तुम तैयार हो जाओ। प्रीशा मन ही मन खुद से बोली। मीडिया में नीलामी की खबर छाई हुई थी। इन सबसे बेखबर दक्ष और बाकी सब तैयारी में लगे हुए थे। तैयारी हो चुकी थी, बस करना ये था कि किसी भी तरह प्रीशा को रेस्टोरेंट बुलाया जाए और ये काम आन्या के जिम्मे दिया गया था। आन्या को घर जाना था और रेडी होकर प्रीशा को साथ लाना था। आन्या ने पहले तो हामी भर दी, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी। वो प्रीशा के कमरे के सामने जाकर बहुत देर तक खड़ी रही। फिर उसने हिम्मत करके डोर नॉक किया। प्रीशा को हैरानी हुई क्योंकि आज के दिन कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता था। उसने डोर ओपन किया तो सामने आन्या को देखकर हैरान हुई। उससे भी ज्यादा हैरान हुई इस बात से कि वो तैयार खड़ी थी जैसे किसी पार्टी में जाना हो। आन्या तो ऐसे रेडी होकर यहाँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? प्रीशा ने उसे अंदर करते हुए सवाल किया। दी एक्चुअली वो, आन्या घबराते हुए बस इतना ही बोल पाई। क्या वो पता? प्रीशा ने उसे घूरते हुए कहा। दीदी वो क्या है ना, आज मेरी एक फ्रेंड ने पार्टी रखी और मुझे भी वहीं जाना है। आन्या हिचकिचाते हुए बोली। जो तू ऐसे घबरा क्यों रही है? प्रीशा बैठते हुए बोली। लेकिन दी एक प्रॉब्लम है। क्या? वो जब मैंने उनसे कहा कि आप मेरी दी हो तो वो नहीं मानी, इसीलिए उसने कहा कि ये आज की पार्टी में आपको ले आऊं, तभी वो यकीन करेगी। आन्या ने प्लान के मुताबिक झूठ बोल दिया। प्रीशा ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर मना कर दिया। प्लीज दी मना मत करो, मेरी खातिर चलो। अगर तुम नहीं गई तो सब मुझे झूठी समझेगी, इसीलिए मेरा मान रखने के लिए चलो दी प्लीज, आन्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तू जानती है ना आन्या, ना मैं पार्टी में जाते हुए क्यों जिद कर रही है। मैं नहीं जाऊंगी, प्रीशा नाराज होते हुए बोली। ठीक है दी मत जाओ, मैंने उन्हें प्रॉमिस कर दिया था कि तुम्हें पार्टी में लेकर ही आऊंगी। मैं अकेले ही चली जाती हूँ, उड़ने दो मेरा मजाक, आन्या रोने का नाटक करते हुए बोली। वो जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वो दरवाजे तक ही पहुंची थी कि पीछे से प्रीशा की आवाज आई। रुक आन्या, मैं भी चलती हूँ। आन्या ये सुनकर खुशी से लिपट गई। सच में दी, मुझे पता था आप मेरी बात इनकार नहीं करेंगी। थैंक यू दी, लव यू टू। अच्छा सब छोड़ोगी तो चेंज कर ले, प्रीशा ने आन्या को खुद से अलग करते हुए कहा। आन्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्रीशा कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। आन्या ने दक्ष को मैसेज कर दिया। प्लान सक्सेस हुआ। मैसेज देखकर दक्ष के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने सभी को बता दिया कि प्लान वर्क कर गया है, प्रीशा किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। ये सुनकर सबके सब बेचारे खुश हो गए। आन्या के प्लान के मुताबिक प्रीशा को रेस्टोरेंट के अंदर ले आती है। ठंड के दिन थे, इसीलिए उन्होंने रूम अंदर का ही बुक किया था। अंदर आकर आन्या वहां से चुपके से खिसक जाती है। अब अंधेरा बिल्कुल अंधेरा था। प्रीशा अंधेरों को देखकर घबरा जाती है। एक पल के लिए 3 साल पहले हुआ हादसा उसे याद आ जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ती है। आन्या, ये तुम मुझे कहाँ ले आई?
तूने तो कहा था पार्टी है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इतना कहकर प्रीशा पीछे पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ अब आन्या भी नहीं थी। उसे अपना अतीत याद आने लगता है। वो पीछे पलटती है तो एक-एक करके सारी लाइटें ऑन हो जाती है। वो चौंक कर पीछे पलटती है। सामने सारे खड़े थे। आद्या जी, शशांक, आन्या, दक्ष, आर्यन, प्रियांशी, दीपक। वो हैरान नजरों से सबको देखती है और सभी एक साथ चिल्लाते हैं, हुटिंग करते हुए, हैप्पी बर्थडे। प्रीशा को कुछ समझ नहीं आता। वो सब एक साइड हो जाते हैं। प्रीशा को सामने एक बड़ा सा केक दिखाई देता है। आद्या जी आगे बढ़कर प्रीशा को जन्मदिन की बधाई देती है और उसका हाथ पकड़कर सबके पास ले आती है। प्रीशा अभी भी हैरानी से सबको देख रही थी। दक्ष भी उसे आकर बर्थडे विश करता है और बाकी भी उसे बर्थडे विश करते हैं। प्रीशा कोई जवाब नहीं देती। आद्या जी उसे केक पास ले जाती है। सामने एक बड़ा सा खूबसूरत केक रखा हुआ था, जिस पर बड़े अक्षरों में प्रीशा का नाम लिखा हुआ था। प्रीशा हैरानी से आद्या जी की तरफ देखती है। माँ, ये सब क्या है? ये सब? दक्ष आगे आकर, हम जब तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहते थे, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। प्रीशा उसकी बात सुनकर नजरें फेर लेती है। तुमने किससे पूछकर ये सब किया? फिर आद्या जी की तरफ मुड़ती है। और माँ, आप तो सब जानती है ना, फिर क्यों आपने इन लोगों का साथ दिया? नहीं मनाना मुझे अपना जन्मदिन। आज का दिन सबसे मनहूस दिन है मेरे लिए। ये कहते हुए प्रीशा टेबल पर रखा केक नीचे फेंक देती है। आद्या जी की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। जिस बात का डर था वही प्रीशा ने किया। दी, क्या कर रही हो आप? हम सब आपको खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए किया ये सब। आन्या ने रुंधे आवाज में कहा। खुशी? कैसी खुशी? मुझसे पूछा तुम सबने? मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई भी खुशी जो मुझे मेरे अतीत की याद दिलाए। प्रीशा चीखते हुए बोली। दक्ष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बाह पकड़कर बोला, क्या पागलपन है ये प्रीशा? ये क्या तरीका है बात करने का? हम सब बस तुम्हें खुश देखना चाहते थे, इसीलिए सरप्राइज प्लान किया। आंटी जी और बाकी सब ने भी मना किया मुझे, लेकिन मैं ही जिद पर अड़ा रहा और अपने दोस्त का जन्मदिन मनाऊंगा। उसकी बात सुनकर प्रीशा गुस्से में अपने हाथ उस पर से छुड़ाए। छोड़ो मुझे। तुम्हें दोस्त क्या बना लिया? तुम तो मेरी लाइफ में घुसने लगे। किसने हक दिया तुमने ये सब? आज को ये किया, कल कुछ और करोगे। आगे चलकर मुझे खुश करने का एहसान भरोगे और जब मैं पिघल जाऊंगी तो अपनी हवस पूरी करोगे। प्रीशा गुस्से में बोल गई। उसकी बात सुनकर अब तो सब भी हैरान हो गए। दक्ष की आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी आ गए और आंखें लाल हो गई। बस एक और लफ्ज नहीं। तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? मैं नहीं जानता था। अरे ऐसा कुछ करना होता तो बहुत से मौके थे मेरे पास। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी सोच ऐसी है तो मैं मरना पसंद करता, लेकिन तुमसे दोस्ती कभी नहीं करता। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। याद रहेगा कि किसी अपने ने बहुत खूबसूरत रिटर्न गिफ्ट दिया था मुझे। इतना कहकर दक्ष वहाँ से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे आन्या उसे बुलाते हुए चली गई। उसके जाने के बाद आद्या जी ने नम आंखों से प्रीशा को देखा। प्रीशा बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रुक जा प्रीशु, इतनी बदल गई है तू, मैंने सोचा भी नहीं था। प्रीशा पलट कर देखती है। सामने अर्चना जी खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू के साथ साथ शिकायत थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा, क्या करेगी प्रीशा? जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखें। धन्यवाद।